ऑल राइट, तो हमें क्या करना है आज? आज हमने 20 मार्क्स की कैंडिडेट रिस्पॉन्स देखनी है। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात बताता चलूँ आपको, तो अक्सर बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती P4 में क्या आएगा, क्या आएगा? वैसे तो मैंने शेयर किया हुआ है, लेकिन आपको दोबारा बता रहा हूँ। ये मेरी बुक है ना, उसका ये आपको पता है कि टेबल ऑफ कंटेंट है। तो आपको एक तो ये कि जो लास्ट 4 चैप्टर्स हैं मेरे नोट्स के, ये दे आर पार्ट ऑफ P4, यानी कि इसमें से तो आना ही आना है। ना आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, आना ही आना है। तो आपको ये 4 चैप्टर तो अच्छे से करने ही करने, एक बात। दूसरा, इसके अलावा भी P4 का कंटेंट है, और वो क्या है? वो है, जैसे कि आपको पता है कि एक बिज़नेस के 4 फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी उन्होंने डिवीजन की हुई है। तो अगर आप गौर करो, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो वो एचआर की स्ट्रेटजी के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे हार्ड एचआरएम, सॉफ्ट एचआरएम, है ना ऐसे? तो इसका मतलब है ये सवाल भी P4 का है, और आपको आ सकता है कि एचआर स्ट्रेटजी बताएं, या कह सकते हैं कि एचआर स्ट्रेटजी को एवेल्युएट करें। ठीक है कि इसमें क्या खराबी है या क्या करना चाहिए, ये चीज। तो एचआर स्ट्रेटजी के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक होगी बात। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास ये देखो मार्केटिंग का भी पोर्शन हमें नजर आ रहा है। ये दोनों मार्केटिंग के पोर्शन में है। इसका मतलब है कि वो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में ही पूछ सकती हैं। 4 पीस के बारे में बताएं जी, मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है, या तो एवेल्युएट करें या आप सजेस्ट करें कि क्या होनी चाहिए। मार्केटिंग स्ट्रेटजी मतलब 4 पीस वगैरह क्या होंगे? वो इंटरनेशनल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है, आपने बाहर जाना है तो क्या करना चाहिए, तो ये भी P4 में आ सकता है। इसी तरह से मतलब स्ट्रेटजीज की बात कर रहा हूँ खाली। फिर ऑपरेशंस को ले लो, तो ऑपरेशन में आपके पास ये सारा आ जाता है। अब के ऑपरेशन में आपने कौन से कैड कैम का इस्तेमाल करते हैं, है ना? मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी स्ट्रेटजी है ना? ऑपरेशन की स्ट्रेटजी यही होती है कि प्रोडक्शन के लिए क्या इस्तेमाल करना है, कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। तो ये प्रोडक्शन की स्ट्रेटजी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको उन्होंने दी, ऑफ कोर्स उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो दी होगी ना केस के अंदर, तो ऑपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में भी पूछ सकते हैं। इसी तरह से आपको फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के बारे में भी पूछा जा सकता है कि आपको कहें ये रेशोज हैं, तो बताएं हमें लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल उसमें लिखा हुआ है कि आप डेटा दिया हुआ है जिससे आपने निकाला, तो बिजनेस बहुत हाईली गेयर्ड नजर आ रहा है, यानी कि मोर देन 50% ऑफ द कैपिटल जो है ना, दैट हैज बीन ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो आप क्या करेंगे? आप ऑफ कोर्स पे कहेंगे जी कि स्ट्रेटजी जो है ना, वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस को यूज करने की नहीं होगी। मतलब ये आप क्या करें, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को एवेल्युएट कर रहे हैं, उसको एनालाइज करेंगे, एवेल्युएट भी करेंगे। तो इस तरह से भी सवाल आपको आ सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी रिलेटेड। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, ऑपरेशन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, एचआर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, ये सिर्फ स्ट्रेटजी रिलेटेड टॉपिक्स पॉइंट्स आपको आ सकते हैं। तो आप जारी पता है P4 P3 के बाद ही होता है, तो P3 में तो आपने पहले ही पढ़ा ही होगा ना, ये 4 चैप्टर्स को छोड़ के, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी P4 में। अच्छा, ये मैंने आपको मैंने कहा क्लैरिटी दे दूं। अब हम आ जाते हैं जल्दी से ही, हमने चूंकि लाइव सेशन में मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम कैंडिडेट रिस्पांस चूंकि स्पेसिफिक आंसर देख रहे हैं, तो मैं जल्दी से एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि रेयान फार्म जो था, वो ऑफ कोर्स एक फार्म इक्विपमेंट था, ऑफ कोर्स, ठीक है ना? और जिसमें उन्होंने क्या किया था कि बैंक लोन लिया था और उससे फाइनेंस किया था, और उसमें वो क्या बनाते थे, शुगर केन, पाइनएप्पल और मैंगोज ग्रो करते थे, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रेटजी आई उसमें उन्होंने क्या किया, सारे लैंड को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया शुगर केन के लिए। क्यों? ताकि एक ही चीज को जब बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करेंगे तो इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव होगी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, प्रॉफिट आएगा, जो भी है। और फिर उस लैंड को कन्वर्ट कर दिया, लैंड परचेज किया और उसको कन्वर्ट कर दिया शुगर केन में, वही जो मैंने बताया आपको। तो टेक ओवर फिर वो उन्होंने किया एक फार्म को $10 मिलियन में, उसको भी उन्होंने फाइनेंस किया लोन से और सेल ऑफ शेयर से भी किया, ठीक है। तो फिर और उसमें जॉन जो ओरिजिनल ओनर है, उसका 51% शेयर है, ये हमें पता ही है। और उसमें उसने फिर 2018 में एक नई बिल्डिंग भी खरीदी, वो भी मॉर्टगेज से हासिल की, यानी कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस बेताशा इस्तेमाल किया। फिर शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया जो भी एनुअल जनरल मीटिंग में उन्होंने पेश किया, डिस्पाइट कंपनी की बुरी हालत थी, लेकिन वो शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया उसे। ये मैं इस तरह बाद में आता हूँ न्यू स्ट्रेटजी के ऊपर। ये अपेंडिक्स थे कि ये बार मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि हमने अभी स्पेसिफिक आंसर देखना है। केस पे इतना फोकस मैं नहीं करूंगा, पहले भी किया हुआ है, लेकिन जल्दी से बात बस ये करूंगा कि शुगर केन प्रोडक्शन में प्रॉफिट ज्यादा नजर आता था, लेकिन 80% जो शुगर केन थी वो एक्सपोर्ट होती थी, लेकिन उनकी मेन एक्सपोर्ट मार्केट रशिया, चाइना, इंडोनेशिया और यूनाइटेड स्टेट्स थी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि
ऑस्ट्रेलिया जहां पर ये ऑपरेट करती है बीकेएल, वो सब्सिडीज नहीं देते थे, जबकि यूरोपियन और अमेरिकन प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी मिलती थी। फिर ब्राजीलियन शुगर फार्मर ज्यादा एफिशिएंट भी थे उनसे, ये भी एक प्रॉब्लम रहा है। ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है शुगर केन की, इसका मतलब है कि प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हैं। और ये भी लेकिन एक ग्रोइंग कंसर्न भी है, सीएसआर इसमें आ जाता है कॉन्सेप्ट कि जी वाटर को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, तो ये भी एक सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है, तो ये भी आ रहा है। फिर अपेंडिक्स 2 में हमने ये देखा कि कॉर्पोरेट, क्योंकि वो उन्होंने टेक ओवर किया था एक बिजनेस के ऊपर, हमने पढ़ा है, तो कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो डिफरेंट है। इसका मतलब है दोनों माइंडसेट के एम्प्लॉइज को इकट्ठे काम करवाना आसान नहीं है। फिर एम्प्लॉइज को फ्लेक्सी टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है, इसका मतलब है कि ये सॉफ्ट एचआर हम फॉलो नहीं करते, हार्ड एचआर हम फॉलो कर रहे हैं कि एम्प्लॉइज को सिर्फ फ्लेक्सी टाइम जब जरूरत है बुला रहे हैं। एनुअलाइज कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा, एक बिजनेस फ्लेक्सी टाइम कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहा है, एक एनुअलाइज कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल कर रहा है, तो फर्क तो यहाँ पर भी आ गया एचआर की अप्रोच में। फिर उसमें से क्या हुआ, कई एम्प्लॉइज ने छोड़ दिया, बल्कि हाफ ऑफ देम ने छोड़ दिया, और रिक्रूटमेंट बड़ी मुश्किल हो गई उनके लिए हायर करना, प्रोडक्टिविटी फॉल करके, क्योंकि एम्प्लॉइज वो जेल नहीं हो पा रहे थे ना उस कल्चर के साथ। पैंडेमिक 3 में भी इन्वेंट्री इन्होंने बहुत बढ़ा ली 300%, वो जो बिल्डिंग नहीं खरीदी, तो उससे हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री वो होल्ड कर रहे थे, उससे प्राइस चेंजेस का फायदा हो रहा था, क्योंकि इन्वेंट्री पहले ही जब होल्ड करके रख लेंगे ना तो सस्ती पड़ जाएगी ना, बाद में प्राइसेस महंगी होगी तो उन्हें इम्पैक्ट नहीं आएगा। फिर उन्होंने इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए कंप्यूटराइज सिस्टम को इस्तेमाल वो अब कर सकते हैं बिल्डिंग नहीं लेने की वजह से ना, क्योंकि ये नई बिल्डिंग लेने की ही बात हो रही है यहाँ पर। और ईआरपी वहां पर मौजूद है पहले से, जो मेजर शुगर फैक्ट्री के साथ लिंक्ड है, ये एक और फायदा हमें नजर आ रहा है, आसानी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर उन्होंने नीचे अपेंडिक्स दिया हुआ है जिसमें करंट रेशो बताई हुई है, जो सारी रेशो ऑलमोस्ट बुरी जा रही है, करंट रेशो इंप्रूव नहीं कर रही, एसिड टेस्ट रेशो नीचे की तरफ जा रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी नीचे जा रहा है, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो भी इंप्रूव नहीं कर रहा, नीचे जा रहा है। एंड वे गेयरिंग जो है वो पहले बीच में कम हुई थी, लेकिन फिर बढ़ के 50% से ऊपर निकल गई है, जो हाईली गेयर को शो कर रहा है, और प्रॉफिट भी कम हो रहा है। तो ये हमें नजर आ रहा है आसानी से। और ये जो हमारा चीज थी कि ये क्या हुआ, अब वो नई बिजनेस स्ट्रेटजी बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग को लग गई आग, अब सारी इन्वेंट्री वहां रखी हुई थी तो वो इन्वेंट्री भी जल गई, तो अब इसका मतलब है वो अब उसके लिए ऑपरेशन कंटिन्यू करना मुमकिन नहीं है जब तक कि वो नई बिल्डिंग ना लें या फिर वो इन्वेंट्री दोबारा से ना लें, सारी इन्वेंट्री तो जल गई, तो जो ऑपरेशन है वो हॉल्ट हो गए। अब वो जो ओरिजिनल ओनर था रेयान, वो तो रिटायर हो गया और शेयर उसने दे दिया अपनी बेटी को, सू को। अब सू जो है वो नया फार्मिंग बिजनेस RF2 बनाना चाह रही है, और वो सोच रही है कि मुझे क्या करना है, उसके लिए उसने नए मिशन और एम बनाए हैं, और क्या स्टडी होगी वो उसके बेसिस पे होगी। उसने कहा हमारा मिशन है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे, लेकिन सस्टेनेबल अप्रोच रखेंगे, वही कम पानी वाली, या जिससे इम्पैक्ट ना आए एनवायरमेंट पे। और उसके ये एम्स रहेंगे जिनको फॉलो करेगी कि बिजनेस ऑप्शंस को डेवलप करेगी मजीद लैंड फार्मिंग के लिए, ठीक है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज देखेगी कौन सी है, कोर कॉम्पिटेंसी यानी कि उनकी स्ट्रेंथ कौन सी है, डायनामिक एनवायरनमेंट में एफिशिएंटली कैसे ऑपरेट करना है, उसके लिए क्या करना है, और एप्रोप्रिएट फाइनेंस क्या होगा, क्योंकि पहले वो गलतियां करते रहे, वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस को इस्तेमाल करते रहे, तो गेयरिंग बहुत हाई चली गई थी। तो वो क्या होगा, अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है, अब हम सवाल पे आ रहे हैं कि सवाल हमारा क्या है, सवाल ये है क्या, ये पहला, evaluate RF strategy for growth between 2008 and 2019, इसको evaluate करना है। अब आपने याद रखना है कि हम इसमें वैल्यूएशन इन द बॉडी भी करेंगे, अब देखते हैं इसने की है कि नहीं की है वैल्यूएशन इन द बॉडी, लेकिन यहाँ पे करनी जरूरी होती है। और वो क्या होती है, हर आर्गुमेंट जो आप देंगे उसके एंड पे आपने बताना है कि ये ठीक है कि नहीं, यानी कि आपको हर आर्गुमेंट के एंड पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करना है कि ये स्ट्रेटजी के लिए अच्छा था, ये अच्छी स्ट्रेटजी थी कि नहीं थी, इस तरह से बताना है। अच्छा, जो मैंने बताया काउंटर आर्गुमेंट करेंगे अगर आप, और फिर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करेंगे, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आपने आर्गुमेंट दिया और कहा नहीं ये फायदा नहीं भी है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस नहीं किया कि ये स्ट्रेटजी अच्छी है कि नहीं है, तो वो वैल्यूएशन नहीं मानी जाएगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आई रिपीट, आपने कोई आर्गुमेंट दिया, उसको काउंटर किया, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस नहीं किया कि ये स्ट्रेटजी अच्छी थी कि नहीं, तो आप एग्जामिनर उसको वैल्यूएशन नहीं मानेगा इन द बॉडी, वो उसको एनालिसिस समझेगा, वो कहेगा ये काउंटर आर्गुमेंट है बस। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी वैल्यूएशन करेंगे, बॉडी में या एंड पे। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करता हूँ और देखते हैं इसमें क्या क्या उसने किया है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम, अच्छा पहले हम मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं जल्दी से, तो वो किस तरह की है वैल्यूएशन के अंदर। तो इसमें हम चलते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले आता है लेवल 2 नॉलेज।
और मैंने आपको बताया था लेवल 2 नॉलेज क्या होती है। लेवल 2 नॉलेज होती है व्हेन यू मेंशन द नॉलेज फ्रॉम द सिलेबस, ठीक है, एंड यू यूज दैट नॉलेज टू आंसर द क्वेश्चन, यू यूज दैट नॉलेज व्हाइल डेवलपिंग पॉइंट्स, यू यूज दैट नॉलेज व्हेन यू आर पुटिंग एन आर्गुमेंट, जब चेन ऑफ एनालिसिस बना रहे तो वो बन जाएगी डेवलप नॉलेज, लेवल 2 पे पहुंच जाएंगे। तो लेवल 2 नॉलेज तो है, लेकिन उसके मार्क्स कितने, ये तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ, ठहर जाओ। नॉलेज के मार्क्स कितने हैं जी इसके अंदर? 3, ठीक है, लेकिन वो ऐसे नहीं मिलेंगे डेफिनेशन लिख दोगे, क्योंकि वो तो लेवल 1 है। डेफिनेशन लेवल 1 नॉलेज होती है, क्योंकि वो आपने सिलेबस से नॉलेज इस्तेमाल की है। अच्छा, फिर सॉरी, नॉलेज के 3 नंबर मैंने 2 लिख दिए, 3 नंबर नॉलेज के। फिर हम आगे जी, एप्लीकेशन के कितने नंबर है? 2, लेकिन ये भी तब मिलेंगे जब आप लेवल 2 पे जाओगे। लेवल 2 एप्लीकेशन क्या होती है आपको बताया, अगर आपने जैसे नॉलेज है ना, आपने नॉलेज को अगर मेंशन किया खाली तो वो लेवल 1 है, डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया लेवल 2। इसी तरह एप्लीकेशन आपने केस की इस्तेमाल की है। अच्छा, ये जरूरी है, कोई भी इंफॉर्मेशन केस की इस्तेमाल नहीं कर सकते आप लेवल 1 के लिए भी। यू हैव टू यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द केस विच इज रेलेवेंट टू योर क्वेश्चन, वो बनेगी लेवल 1। और उसको आपने फर्दर कैरी ऑन किया है, डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया है चेन ऑफ एनालिसिस बनाते हुए, तो वो लेवल 2 बन जाएगी। अच्छा, फिर हमारे पास आगे आ जाता है जी एनालिसिस। वो क्या है? वो है जी 8 मार्क्स एनालिसिस के, काफी ज्यादा मार्क्स हैं। इसका मतलब है आपको चेन ऑफ एनालिसिस अच्छा करना है और ज्यादा आर्गुमेंट्स डेवलप करने हैं। अच्छा, 8 एनालिसिस, तो इसमें आपको कौन से लेवल पे जाना है? लेवल 3, और ये मुश्किल है, एग्जामिनर कहता है सबसे मुश्किल होता है। अच्छा, लेवल 3 क्या है? लेवल 3 आपको वैल्यूएशन जैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि एंड पे आपको जो आपने आर्गुमेंट पुट किए हैं उनको समराइज करता है, ठीक है, तो वो लेवल 3 बन जाता है। तो अब हम इसको देखेंगे भी, अगर इसने किया हुआ तो हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे अगर लेवल 3 यहाँ हुआ। अच्छा, लेवल 3 पे पहुंच गए, फिर आगे चलते हैं तो आगे वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन कितने नंबर की है? 7 नंबर की, और वो कितनी है जी? वो भी लेवल 3 ही है। अच्छा, पहले एनालिसिस को हम देख लेते हैं कि एनालिसिस क्या होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 एनालिसिस है कि आपने एक इंपैक्ट शो किया, यानी कि डेवलप करते हुए एक इंपैक्ट शो किया, हमने पढ़ा पहले भी। लेवल 2 में आपने इंपैक्ट एक से ज्यादा शो किए, चेन बनाई, और इन कॉन्टेक्स्ट आपने इसको रखा, एप्लीकेशन भी इस्तेमाल की, तो एप्लीकेशन भी डेवलप हो जाएगी और आप लेवल 2 पे भी चले जाएंगे। लेवल 3 आपको बताया सम अप करना है आपने सारे आर्गुमेंट्स को। अच्छा, वो इन कॉन्टेक्स्ट भी होना चाहिए, वो हम देखते हैं। वैल्यूएशन आ गई लेवल 3। तो लेवल 1 वैल्यूएशन क्या है आपको बताया, जैसे आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस किया, ये बॉडी में भी हो सकती है। लेवल 1 एड्रेस कर दिया कि इस रीजन से मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी अच्छी है या बुरी है, ये लेवल 1। लेवल 2 क्या है? आपने पॉइंट को डेवलप नहीं किया ज्यादा, अब आपने डेवलप किया लेवल 2 को, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट नहीं भी है तो शायद फिर भी आप लेवल 2 पे पहुंच जाए। लेवल 3 पे तब पहुंचेंगे जब आप सारे आर्गुमेंट्स को वे अप कर रहे हैं और वो इन कॉन्टेक्स्ट भी है। अगर वो इन कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो आप लेवल 3 पे कभी नहीं जा सकते। तो लेवल 3 पे कैसे जाएंगे आप? कि आपको मैंने जैसे पहले बताया कि अगर पहले एनालिसिस की बात कर लेते हैं, तो एनालिसिस में कैसे मिलते हैं जी पॉइंट? लेवल 1 एनालिसिस 3 नंबर, लेवल 2 एनालिसिस 3 नंबर, और लेवल 3 एनालिसिस के सिर्फ 2 नंबर है, जो सबसे मुश्किल पार्ट है, लेकिन नंबर सिर्फ 2 जाएंगे, तो ये एक अच्छी बात है। लेवल अगर वैल्यूएशन की बात कर लें तो लेवल 3 वैल्यूएशन के 2 नंबर, सॉरी क्या कह रहा हूँ, लेवल 1 वैल्यूएशन के 2 नंबर, लेवल 2 वैल्यूएशन के 3 नंबर, और लेवल 3 वैल्यूएशन के भी 2 नंबर। 7 पूरे हो गए ना? लेवल 1 2, लेवल 2 3, लेवल 3 2, 7 पूरे हो गए। तो लेवल 3 के नंबर कम रखे हुए हैं, एक अच्छी बात है, जो मुश्किल काम होता है। तो आप ज्यादा नंबर तो वैसे ही गेन कर सकते हैं बॉडी में। अच्छा, अब शुरू करते हैं सवाल को। तो सवाल मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने कि अ स्ट्रेटजी फॉर ग्रोथ इज अ प्लान ऑफ हाउ अ बिजनेस इंक्रीज इन साइज और स्केल। कोई बच्चा बताएगा ये क्या है? ये बच्चा क्या कर रहा है? लेवल 1 नॉलेज। जी, वेरी गुड। ये उसने स्ट्रेटजी को डिफाइन किया है, जैसा भी किया है डिफाइन तो किया है ना भाई। इसका मतलब है ये है मेंशनिंग द नॉलेज फ्रॉम द सिलेबस। तो मैं इसे ग्रीन कर दूंगा। ये आ गया जनाब हमारे पास लेवल 1 नॉलेज। लेवल 1 क्यों है? क्योंकि इसमें डेवलपमेंट कोई नहीं हुई थी, तो लेवल 1 नहीं रहेगा। और लेवल 1 के नंबर कितने मिलते हैं?
मैंने बताया नहीं शायद आपको, 3 नंबर नॉलेज के हैं अगर, तो लेवल 1 का 1 नंबर, 3 तब मिलेंगे जब आप लेवल 2 पे जाओगे। अच्छा, आगे क्या है? RF grew in number of different ways between 2008 and 2019। ये क्या है? लेवल 1 एप्लीकेशन। वेरी गुड, सिर्फ उसने मेंशन किया है कि वो ग्रीव किया था 2008 से 19 में, और रिलेटेड तो इसी के साथ है क्योंकि ग्रोथ का सवाल है, तो ग्रोथ के साथ ये मैच करता है, तो हम इसको ब्लू कर देते हैं। वेरी गुड, ये लेवल 1 एप्लीकेशन है। और वो बच्चे, कई बच्चे मुझे ना टाइप करके भी आंसर दे सकते हैं, मैं उनका आंसर पढ़ सकता हूँ। आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज्यादा लर्न होगा। तो आ गया जी लेवल 1 एप्लीकेशन। वेरी गुड, बिल्कुल सही चल रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे है जी हमारे पास के पार्ट्स ऑफ, ऊपर चले जाते हैं जरा। Part of RF strategy was internal growth by reinvesting the profit of the business to purchase the factors of production. For example, 2008 and 2000, between 2008 and 2014, RF purchased land to expand the growth of sugarcane, pineapples and mangoes. ठीक है, any profit made was reinvested. ये भाई क्या है, कोई बताएगा? आगे भी पढ़ लूंगे। Likewise, RF purchased a new building in 2018. ठीक है, ये क्या है, ये सारा क्या है? लेवल 2 एप्लीकेशन। लेवल 2। अच्छा, लेवल 2 एप्लीकेशन कब बनती है? जब आप केस की इंफॉर्मेशन को डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैं कुछ कह नहीं रहा, लेकिन मुझे बताओ कि जो मैंने हाईलाइट किया है 4 लाइंस, इसमें कहीं पर भी कोई बिजनेस पे इंपैक्ट नजर आ रहा है? क्या इन 4 लाइनों में आरएफ पे इंपैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, या सिर्फ उसने आरएफ की इंफॉर्मेशन को शेयर किया? सर इन्फॉर्मेशन शेयर की है। सिर्फ सिर्फ इन्फॉर्मेशन से जी, अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है, इंपैक्ट तो अभी तक बिजनेस में दिखाया ही नहीं। तो जब तक आपकी इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट नजर नहीं आएगा, लेवल 2 नहीं बन सकती। अभी तक लेवल 1 है। आगे मैं देख लेता हूँ कि आगे वो क्या कह रहा है। मैं इसको वैसे हाईलाइट जरूर कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये है एप्लीकेशन कौन सी है, पता चल जाता है। अच्छा, द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल ग्रोथ आर दैट आरएफ कैन प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स एट अ लोअर एवरेज यूनिट कॉस्ट, इकोनॉमी ऑफ स्केल। अच्छा, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। अब क्या जो उसने पीछे क्या है शुगर केन की, या वो परचेज कर रहा है लैंड, क्या उसको कैरी ऑन कर रहा है आगे? जी सर। कहाँ कर रहा है, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। सर वो इंटरनल ग्रोथ के बारे में था। हाँ सही, ये आपको आगे ग्रोथ जो ऊपर बताया है कि उसने ग्रो किया है, उसके एडवांटेज बता रहा है। इसका मतलब है कि लेवल 2 एप्लीकेशन को आगे कैरी ऑन किया है। वो जो बात कर रहा है कि ग्रो लैंड परचेज किया और ये किया और लिखा एनी प्रॉफिट वो री इन्वेस्ट कर दिया, तो बता रहा है कि एप्लीकेशन मेंशन करके आगे बता रहा है उसका फायदा क्या हो रहा है। इसका मतलब है एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया गया है। ये बात ठीक है, इस्तेमाल प्रिसाइजली किया है। उसने ग्रोथ की बात की है, वो जो कह रहा है 2008 से 2014 में लैंड परचेज किया, तो उस लैंड को डेवलप किया, आगे प्रॉफिट री इन्वेस्ट किया, उसको आगे डेवलप किया। ये याद रखो, तो प्रिसाइजली इंफॉर्मेशन को आगे डेवलप करना जरूरी है। तो मैं आपको ये बताऊं तो यहाँ एप्लीकेशन जरूर मेंशन की है। सवाल ग्रोथ क्या है, तो वो ग्रोथ को जरूर आगे लेके जा रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन को तो आगे वो कनेक्ट कर ही नहीं रहा। ना प्रॉफिट री इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है, और ना ही वो ये जो ग्रोथ हो रही है शुगर केन, पाइनएप्पल और मैंगोज की, कोई उसकी बात कर रहा है। तो ये आपका लेवल 1 एप्लीकेशन है। ये पता क्या है, आप बात सुनो, ये थोड़ा डिफिकल्ट पता क्यों होता है? क्योंकि ये मेरा आंसर नहीं है, आपका आंसर नहीं है, ये उस बंदे का आंसर है। अब वो कुछ भी लिख रहा है, हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें मुश्किल से उसमें से निकालना पड़ रहा है कि ये कर क्या रहा है। तो जब आप अपना आंसर दोगे ना, आगे हम यही करने वाले हैं आगे अगली क्लासेस में, तो फिर आसान हो जाएगा। आप अपना आंसर लिखोगे, आपको पता होगा आपने कहाँ पर कौन सा लेवल इस्तेमाल कर रहे हो। तो वो वैल्यूएट मैं ऐसे ही करूंगा, एग्जामिन ऐसे ही करूंगा जैसे ये कर रहा हूँ। लेवल 1 एप्लीकेशन है। अच्छा, आगे इंपैक्ट शुरू हो गया। द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल ग्रोथ आर दैट आरएफ कैन प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स एट अ लोअर एवरेज यूनिट कॉस्ट, इकोनॉमी ऑफ स्केल। ठीक है, ये क्या है? बेनिफिट उसने बता दिया, ये है। तो ये क्या है, को बताएगा मुझे? सर नॉलेज। जी बिल्कुल नॉलेज है ये नॉलेज है ना, क्योंकि उसने यूजिंग नॉलेज फ्रॉम द सिलेबस तो मेंशन की ना इकोनॉमी ऑफ स्केल, बिल्कुल नॉलेज है। अच्छा, कौन सी नॉलेज है देख लेते हैं। अच्छा, आगे है जी, दिस इज लाइकली
अच्छा, वैसे ना उसने इंटरनल ग्रोथ भी मेंशन किया है कि एप्लीकेशन में कि वो ये स्ट्रेटजी इंटरनल ग्रोथ इस्तेमाल किया और आगे उसने इंटरनल ग्रोथ के फायदे बता दिए। तो मेरे हिसाब से लेवल 2 किसी हिसाब से बन जाता है, लेकिन मैं अभी इसको लेवल 1 ही रहने देता हूँ। उसने बड़ा ना आंसर गंदा सा दिया हुआ, गंदे से मतलब कि कभी कई एप्लीकेशन इस्तेमाल की, उसको रोक दिया, फिर आगे चला गया। एनीवे अभी मैं यही रहने देता हूँ, फिर देखते हैं। अच्छा, अब बेनिफिट इस्तेमाल किया है तो अब देखते हैं कौन सा नॉलेज है। लेवल 1 तो है, ये लेवल 1 नॉलेज है, ठीक है। आगे देखते हैं, डेवलपमेंट में सवाल हुआ है, दिस इज लाइकली टू हैव इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ आरएफ। तो क्या इंपैक्ट आया? बिल्कुल आया। इकोनॉमी ऑफ स्केल का इंपैक्ट दिखाया प्रॉफिट पे। इसका मतलब है एनालिसिस करते हुए नॉलेज को उसने यूज किया है, खाली मेंशन नहीं किया, यूज भी किया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये नॉलेज है। और कौन सी नॉलेज चल रही थी ये जनाब, सर बताया? लेवल 2। जी, लेवल 2 नॉलेज आ गई, बिल्कुल ये है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, ये आ गई लेवल 2 नॉलेज ऊपर। तो इसका मतलब है, अब आप गौर करो, लेवल 2 नॉलेज कहीं पर भी 20 नंबर के क्वेश्चन में शो कर दे। उसने तो नहीं कहा हुआ कितने पॉइंट लिखने हैं, कहीं पर भी शो कर दे, उसको नंबर मिल जाएंगे 3। ऊपर लेवल 1 शो किया है, नीचे लेवल 2 शो कर दिया, तो 3 तो मिल गए इसको, सीधी बात है। अच्छा, आगे जो वो बता रहा है, दिस इज लाइकली की जो बात कर रहा है वो, इसको हम आगे लेके चलते हैं। दिस इज लाइकली टू हैव इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ आरएफ एंड इन द लॉन्ग रन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, वो भी बढ़ जाएंगे। तो ये सारा क्या है, इंपैक्ट आ गया ना। तो इसको हम करेंगे, ये है एनालिसिस। तो मैं बता रहा हूँ कि असल में नॉलेज का ही पार्ट है, लेकिन नॉलेज को जब एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं तो वो डेवलप नॉलेज भी हो जाता है और वो एनालिसिस भी बनता है साथ। अच्छा, इसमें इंपैक्ट कितने हैं आगे, अप अंटिल 2016, ये अगली बात चल रही है, इसको छोड़ दो। ये जो उसने बताया है प्रॉफिट तक लेकर गया है, कितने इंपैक्ट है वो बताएगा? सर एक ही है। दो, तो है ना, प्रॉफिटेबिलिटी देखो एंड ना, प्रॉफिट। एक उसने कहा कि ग्रोथ से यूनिट कॉस्ट कम होगी, तो नॉलेज शो किया और इम्पैक्ट तो आया ना, यूनिट कॉस्ट कम होगी, और यूनिट कॉस्ट कम होने से क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो बढ़ेगी और उससे प्रॉफिट बढ़ेगा। 2 इम्पैक्ट आ रहे हैं इसके अंदर, 2 इम्पैक्ट इसमें हैं। तो ये बन गया लेवल 2 एनालिसिस। अब आपको सर इतना छोटा सा नहीं है, वो ग्रीन वाला भी तो इसका पार्ट बन गया ना। अब देखो, जो नॉलेज, जो ग्रीन वाला नॉलेज है वो एनालिसिस में भी चल रहा है, ये याद रखो। और जो एनालिसिस है वो नॉलेज में भी हमें नजर आएगा, क्योंकि डेवलप जो हो रहा है, बात ये हो रही है, ये पूरी डेवलपमेंट ही है, ग्रीन और जो मैंने पिंक की है। लेकिन इसमें नॉलेज भी डेवलप हो रही है, एनालिसिस भी डेवलप हो रहा है, ये ओवरलैपिंग हो जाती है इसमें, कोई अलग से नहीं करनी। लेवल 2 एनालिसिस आ गया, ये एनालिसिस। आगे चलते हैं, आगे वो क्या कह रहा है, up until 2016 this also increased John's wealth because he was the sole owner, and beyond 2016 it would have increased the value of the shares and dividends of the business। वो आगे चला रहा है इसको, ये क्या है, को बताएगा मुझे? सर ये डेवलपमेंट है एनालिसिस। एप्लीकेशन। हाँ, ये एप्लीकेशन है। और क्या एप्लीकेशन डेवलप हुई है, कोई इंपैक्ट आया? जी सर आया, इंक्रीज हुई है वेल्थ। जी, कौन कह रही है? हमजा। वेरी गुड हमजा, जबरदस्त। तो हमजा आप, हमजा कौन? सर हमजा उस्मान। अच्छा अच्छा, सही सही, हमजा वेरी गुड, जबरदस्त, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये इसमें डेवलपमेंट भी हुई है और एप्लीकेशन क्योंकि डेवलप हुई है, क्योंकि वो वेल्थ की बात आ गई, वो शेयर और डिविडेंड जो है ना उनकी वैल्यू बढ़ गई। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब है मैं इसको एप्लीकेशन मानता हूं। मैं इसको थोड़ा सा ना क्या करता हूं कि ये एप्लीकेशन, आधी एप्लीकेशन ले लेता हूं, क्योंकि इसमें एनालिसिस भी हुआ है ना, बात ये। तो यहां तक ले लेता हूं कि ये एप्लीकेशन है। करना सेग्रीगेट मुश्किल हो रहा है ना, इस तरह से ये एप्लीकेशन कर दिया। और ये कौन सी एप्लीकेशन है, लेवल 2, क्योंकि इसमें इंपैक्ट भी आ रहा है, ये डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो रही है। तो मैंने इसको कर दिया लेवल 2 एप्लीकेशन। काफी जगह इस्तेमाल, उसको खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। लेवल 2 एप्लीकेशन मतलब कितनी जगह बच्चे ऐसे करते हैं ना, उनको समझ ही नहीं आती, आपको क्लैरिटी इसलिए मिल रही है। अच्छा, और आगे वो इम्पैक्ट उसका चल रहा है, ये वाला एक इम्पैक्ट ऊपर आ गया वेल्थ का, दूसरा इम्पैक्ट आ गया शेयर और डिविडेंड। तो
ये लेवल 2 एनालिसिस भी हो गया साथ में कि सॉरी हाँ लेवल 2 एनालिसिस भी इसमें हमारे पास आ गया। तो मैं इसको यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, लेवल 2 एनालिसिस। लेवल 2 को नीचे ले जाते हैं, यहाँ एनालिसिस जी सभी आप हैंड रेज कर रही हो, बताइए बताओ। सर ये लेवल 2 एनालिसिस कैसे आया, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा अच्छी बात है। वो इस तरह आया कि देखो उसने स्ट्रेटजी का इम्पैक्ट हम अगर बताना चाह रहे हैं तो उसने जो कहा कि इंटरनल ग्रोथ इस साल हो रही है तो उससे एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, तो ये इम्पैक्ट नहीं आ रहा, बताओ। नॉलेज भी है, इम्पैक्ट भी है। सर ये समझ आ गया, ये तो आपने पहले लिखा हुआ है लेवल 2 एनालिसिस, आपने जो दोबारा लेवल 2 एनालिसिस लिखा है ये समझ नहीं आया। अच्छा नीचे वो देखो, दिस इज लाइकली टू हैव इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, नहीं वो नीचे, अच्छा अच्छा समझ आ गया आप क्या कह रही हो, वो मैंने ऊपर लिख दिया, इसको नीचे करना था मुझे, ये यहाँ आएगा। अच्छा अब आप देखो ना, अप टिल से up until 2016 this also increased John's wealth, ग्रोथ ने जॉन की वेल्थ बढ़ा दी, तो ये इम्पैक्ट नहीं है। और वेल्थ बढ़ा दी बिकॉज ही वाज द सोल ओनर, एप्लीकेशन चल रही है बियॉन्ड इट वुड हैव इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड डिविडेंड्स ऑफ द बिजनेस। तो क्या लगता है आपको, वेल्थ बढ़ी, शेयर्स एंड डिविडेंड्स भी बढ़ गए उसके, इससे वेल्थ बढ़ने से वेल्थ बढ़ेगी तो शेयर्स और डिविडेंड भी बढ़ गए क्योंकि बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है। अच्छा सर ये वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे इंक्रीज हो गए, हाँ ये हम बता सकते थे, ये बताया जा सकता था, ये उसने नहीं बताया हुआ, तो ये आप बता सकते थे कि जब वेल्थ बढ़ती है, बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी होती है तो शेयर्स की डिमांड बढ़ जाती है ना। अब उसने बताया तो नहीं हुआ, तो शेयर की डिमांड बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू बढ़ेगी तो फिर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड भी ज्यादा मिलेंगे ना, जब भी मिलने हैं। वैसे केस में लिखा हुआ अभी तक दिया नहीं है, लेकिन वुड हैव इंक्रीज लिखा है ना, तभी वुड हैव का वर्ड इस्तेमाल होगा। क्यों सफिया? जी सर आ गई समझ। अच्छा आगे चलते हैं, तो आगे हम चलते हैं। हाँ वैसे इसमें लेवल 2 एप्लीकेशन तो हमें नजर आ रही थी, डेवलपमेंट अगर हम ये भी कहें ना कि अगर मैं बस एक बात मैं सोच रहा हूँ उस पर, वेल्थ बढ़ गई तो वेल्थ बढ़ने से एक कनेक्शन मिस जरूर किया हुआ है जो मैं बता रहा हूँ कि जॉन की वेल्थ अगर बढ़ गई है तो इसका क्या मतलब है, वो अकेला ओनर था, जॉन को फायदा हो गया, ठीक है। अगली जो वो बात कर रहा है कि शेयर्स और डिविडेंड्स बिजनेस के वो ज्यादा हो जाएंगे, तो ये तो फायदा जॉन का भी हो रहा है, बाकियों का भी हो रहा है, लेकिन इसका क्या जॉन की वेल्थ से ताल्लुक है? जो भी नकाश ने कहा वो बात समझ आती है कि बिजनेस अगर वो बताता है कि बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेपुटेशन अच्छी हो रही है, तब शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, डिमांड होगी, डिविडेंड बढ़ेगा। यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो मैंने लिख तो दिया लेवल 1 वेल्थ है, लेवल 2, लेकिन ये मैं दोबारा देख रहा हूँ, मैं भी आपके साथ इसको देख रहा हूँ ना, लेवल 1 नहीं बनता ये, क्योंकि दो इम्पैक्ट दिखाए हैं लेकिन दोनों आपस में कनेक्ट नहीं कर रहे। एक वेल्थ का इम्पैक्ट दिखा दिया, एक शेयर्स एंड डिविडेंड का दिखा दिया, वेल्थ और शेयर्स और डिविडेंड इनका आपस में कनेक्शन नहीं, तो लेवल 1 नहीं बनेगा। अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन किसी ने पूछा है, सर ये बहुत इनकम्प्लीट बात है। हाँ निकाश आप सही कह रहे हो, बिल्कुल इनकम्प्लीट बात है, तो हम तो उनका आंसर ही देख रहे हैं ना, हम तो अभी सीख रहे हैं कहाँ क्या सवाल होता है। जब आपको ये पता चल गया कि ये जो आंसर है ये क्या है, एनालिसिस है, एप्लीकेशन है और कौन से लेवल का है, तो जब आप अपना आंसर लिखोगे तो फिर तो आप बहुत सोच के लिखोगे ना, क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी आगे यही करने वाले हैं ना। अच्छा however आगे क्या आ गया हमारे पास, however because the profits are being reinvested, John and shareholders may not have benefited. हाँ लिखा हुआ ना केस में भी, this might have been especially bad for shareholders as many of them may have only purchased RF shares for dividend and share price. ये बताएंगे क्या है, वो बच्चा बता सकता है? लेवल 2 एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन तो बिल्कुल है, आप कह सकते हैं, लेकिन ये है एवेल्युएशन, कैसे पता चला? सर हाउएवर हाउएवर तो है साथ में, वो सवाल ऊपर एवेल्युएट करें तो बता दिया ना, शेयर होल्डर्स के लिए बुरा हो रहा है, स्पेशली बैड फॉर द शेयर होल्डर, तो आपने जो स्ट्रेटजी है उसको एवेल्युएट कर दिया ना कि ये बुरा है। देखो जो ऊपर हमने बात की है, जॉन की वेल्थ बढ़ रही है, शेयर्स की वैल्यू बढ़ी, क्या हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये गुड है कि बैड है? बताओ, नहीं ना कह रहे।
फायदा बता रहे हैं, सर लेकिन नहीं, सर हाँ अपने पॉइंट को काउंटर किया तो इवैल्यूएशन होगी फिर। हाँ, अपने पॉइंट को काउंटर करेंगे, लेकिन उसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करना जरूरी है, तब वो वैल्यूएशन बनेगी, अदरवाइज वो काउंटर आर्गुमेंट बन के रह जाएगी। ये बात ध्यान में रखना, बार बार बताया मैंने ये। अच्छा, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पर चूंकि उसने लिखा कि ये स्पेशली बैड फॉर द शेयर होल्डर्स है, तो ये यू आर इनटू वैल्यूएशन, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये अब शेयर होल्डर्स के लिए बैड है, तो फिर स्ट्रेटजी बैड होगी ना। लेकिन क्या ऊपर जो बात की हुई है, ऊपर भी तो फायदा बताया है कि वेल्थ बढ़ेगी, शेयर और डिविडेंड बढ़ेंगे, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि ये गुड होगी। अगर हम कहते हैं कि ये, अगर मैं नीचे लिख देता कि ये स्ट्रेटजी गुड है बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि शेयर बढ़ रहे हैं, डिविडेंड बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक तरीका है वैल्यूएशन का, और ये गुड है फॉर द ओनर, फॉर द शेयर होल्डर, तो ये भी वैल्यूएशन बन जानी थी। तो खैर उसने काउंटर करके वैल्यूएशन किए, ये भी ठीक है। अच्छा, तो मैं इसको लिख देता हूं। अच्छा, इसमें डेवलपमेंट हुई भी है पॉइंट की, क्या डेवलपमेंट हुई भी है, प्रॉफिट री इन्वेस्ट हो रहे हैं, केस की एप्लीकेशन भी इस्तेमाल हुई हुई है, मान लिया एप्लीकेशन है इसके अंदर, लेकिन एप्लीकेशन बहुत आ गई, एप्लीकेशन के नंबर ही 2 है, लेवल 2 है, माना इसमें लेवल एप्लीकेशन भी मौजूद है। अच्छा, आगे मैं पहले पढ़ लूं, फिर देखते हैं कि ये क्या वैल्यूएशन यहीं तक जा रही है। अच्छा, आगे वो क्या कह रहा है, दिस कैन बी particularly seen in the reduction in profit between 2015 when RF made 2 million and 2018 when RF only made 0.6 million, a reduction of 70%। वो कैलकुलेट करके बता रहा है कि प्रॉफिट वाकई कम हो रहा है, अपने आर्गुमेंट की सपोर्ट कर रहा है, वो जो एवेल्युएट कर रहा है वो बता रहा है बैड कैसे है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी एवेल्यूएशन में ही आ रहा है, उसी को, इसका मतलब वो सर तो ये भी एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन ही है ना। हाँ देखो बात सुनो, एप्लीकेशन एनालिसिस में भी इस्तेमाल करनी होती है, एप्लीकेशन एवेल्यूएशन में भी इस्तेमाल करनी होती है। तो अगर आप एवेल्यूएशन में और एनालिसिस में एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं, खाली मेंशन नहीं करते, तो वो डेवलप्ड एप्लीकेशन बन जाती है, वो लेवल 2 हो जाती है। तो मुझे ये देखो, यहाँ पर उसने अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए इंफॉर्मेशन जो डेटा था उसको इस्तेमाल किया है, तो ये लेवल 2 एप्लीकेशन है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मैं ब्लू नहीं कर रहा, लेकिन आपको बता रहा हूं कि इसमें लेवल 2 एप्लीकेशन मौजूद है। लेकिन याद रखना है आपने, मैं लिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि अच्छी एवेल्यूएशन भी कभी भी कॉन्टेक्स्ट के बगैर मुकम्मल नहीं होती। तो यहाँ लिखने में हर्ज कोई नहीं है, मैं अगर चलो लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर ही रहे, ये एवेल्यूएशन तो है, ठीक है, लेकिन इसमें एप्लीकेशन भी मौजूद है। यहां से कहां से बोला, ये वाला हिस्सा, ये मैं इसको ब्लू कर देता हूं, ओके, ताकि और क्लैरिटी हो जाए, ये बिल्कुल एप्लीकेशन है। और उसके बाद आगे उसने चूंकि कमेंट किया है, तो ये एवेल्यूएशन में आ रहा है, ठीक है, एवेल्यूएशन चल रही है, लेकिन बीच में एप्लीकेशन भी आ रही है, ठीक है। आगे फिर पर्टिकुलर सीन, ये दोबारा उसने केस की बात कर दी है, ठीक है, ये भी एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, एवेल्यूएशन भी है, एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन मैंने ऊपर बता दी, तो इसको मैं एवेल्यूएशन भी कहता हूँ। ये है कॉन्टेक्स्ट में एवेल्यूएशन, तो एप्लीकेशन भी चल रही है। तो मैं इसे क्या कहूंगा, यहाँ पे लेवल 2 एप्लीकेशन भी है, ठीक है, और इसमें अब नीचे अगर हम आ जाए तो एवेल्यूएशन भी हमें नजर आ रही है, और एवेल्यूएशन डेवलप्ड है, ठीक है, वो बता रहा है कि क्या हो रहा है। हाउएवर आगे क्या कह रहा है, it is a public private limited company, they could not sell their shares on the stock exchange, so it is likely to have affected the share price। तो फैक्ट आगे तक लेके जा रहा है, प्रॉफिट भी कम हो रहे हैं, और प्लस उससे उसने एविडेंस दिया और बाद में बताया कि प्रॉफिट कम होने से शेयर की प्राइस भी कम हो रही है। तो दो इम्पैक्ट आ गए ना, कि यहाँ भी चेन बनी ना, यहाँ पर भी डेवलपमेंट की उसने अच्छी। तो इसका मतलब है ये सारी वैल्यूएशन है, ये वैल्यूएशन तो बॉडी की हुई है उसने, ठीक है ना। तो कौन सा लेवल है वैल्यूएशन का, को बताया हमें लेवल कौन सा है? सर लेवल 2। जी लेवल 2, क्योंकि लेवल 3 तो एंड पे ही आता है ना भाई, वो बीच में तो नहीं आता। लेवल 2 है, कॉन्टेक्स्ट भी है, चेन भी है। लेवल 2 एवेल्युएशन हो गई। अच्छा सर जी, सर ये इधर लिखा हुआ है अनलाइकली टू हैव अफेक्टेड द शेयर प्राइस, तो आप कह रहे हैं कि शेयर प्राइस कम होगी, वो कैसे? इस तरह से कि जब प्रॉफिट नहीं मिलेंगे ना, वो ऊपर क्या लिखा हुआ है प्रॉफिट, ये पूरा पैराग्राफ क्या बता रहा है कि प्रॉफिट कम हो जाएंगे, है ना।
तो जब प्रॉफिट कम होंगे तो शेयर की डिमांड कम हो जाती है ना, कोई भी इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहेगा, तो जब जिस चीज की डिमांड कम होती है उसकी प्राइस भी तो गिरती है, नहीं? इराज, सर लेकिन वो कह रहा है अनलाइकली टू हैव अफेक्टेड द शेयर प्राइस, अच्छा मतलब सॉरी शेयर हाँ प्राइस नहीं अफेक्ट हो। हाँ हाँ, वो सही है, सही ठीक है, सॉरी मेरी गलती है, मैंने सही पढ़ा नहीं। तो बिल्कुल हाँ, तो वो ये कह रहा है कि वो प्राइवेट लिमिटेड है तो वो सेल नहीं कर सकते, इसका ना कोई खरीद भी नहीं सकता ना, सेल करेंगे तो कोई खरीदेगा, ये डिमांड होगी ना, इसका मतलब है प्रॉफिट गिरने के बावजूद भी शेयर की प्राइस नहीं गिरेगी। तो ये भी वैल्यूएशन में ही आ रहा है ना, वो बता रहा है अपने ही आर्गुमेंट के बारे में अगर बता रहा है, उसको काउंटर भी कर रहा है, लेकिन वो एड्रेस स्टेटमेंट को ही कर रहा है, मतलब बता रहा है, ऊपर कहा कि बैड होगी, फिर वो कह रहा है कि उतनी बैड नहीं भी हो सकती, तो लेवल 2 पे तो फिर भी जा रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट में आप स्टॉक शेयर में सेल नहीं करते ना, तो इसका मतलब है कि वो लिखा भी हुआ है, तो इसका मतलब है फिर उसमें तो ये टेंशन ही नहीं है कि प्राइस कम होगी ज्यादा होगी, वो मार्केट प्राइस पे थोड़ी शेयर बिक रहे हैं, मार्केट प्राइस पे तो बिकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर जो डिमांड सप्लाई से सेट होते हैं। सही, तो सही पॉइंट आउट किया आपने, वेरी गुड। अच्छा आगे चलते हैं, अच्छा आगे ना टाइम खत्म हो रहा है, तो जल्दी से सेशन दोबारा ज्वाइन करें ताकि क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें।